तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम धीरू भाई अंबानी की कहानी को विस्तार से समझने वाले हैं। उन्होंने शून्य से साम्राज्य तक का सफ़र कैसे शुरू किया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक छोटा सा गांव, एक साधारण परिवार और एक ऐसा लड़का जिसके पास न कोई बड़ा बिजनेस था न करोड़ों की पूंजी, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज़ थी, बहुत बड़ा सपना। यही लड़का एक दिन भारत के सबसे चर्चित उद्योगपतियों में से एक बना। उसका नाम था धीरू भाई अंबानी। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या था इस आदमी में जिसने उसे एक छोटे व्यापारी से इतना बड़ा कारोबारी बना दिया? क्या सिर्फ मेहनत, क्या सिर्फ किस्मत, या फिर कोई ऐसी सोच जो बाकी लोगों से बिल्कुल अलग थी? आज की कहानी सिर्फ धीरू भाई अंबानी की नहीं, ये कहानी है बड़ा सोचने की, और शायद आपकी ज़िंदगी का अगला बड़ा फैसला भी यहीं से शुरू हो। तो चलिए शुरू करते हैं धीरू भाई अंबानी की कहानी, शून्य से साम्राज्य तक। कल्पना कीजिए एक ऐसा भारत जहां आज की तरह हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन नहीं था, जहां स्टॉक मार्केट आम आदमी की जगह नहीं माना जाता था, जहां किसी बड़े बिजनेस एम्पायर को खड़ा करने के लिए सिर्फ एम्बिशन काफ़ी नहीं था। और ऐसे समय में गुजरात के एक छोटे से गांव से निकलकर एक लड़का सपना देखता है। सपना इतना बड़ा कि शायद उस समय उसके आसपास के लोगों को भी यह सपना असंभव लगता होगा। उस लड़के का नाम था धीरल लाल हीराचंद अंबानी। क्या था? धीर जलाल हीराचंद अंबानी। दुनिया उन्हें बाद में एक नाम से जानने लगी, धीरू भाई अंबानी। 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के चुरवाड़ में जन्मे धीरू भाई अंबानी ने आगे चलकर रिलायंस की नींव रखी। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ इस बात की कहानी नहीं है कि एक आदमी अमीर कैसे बना। यह कहानी है एक साधारण शुरुआत की, एक विदेश यात्री की, व्यापार को समझने की, जोखिम लेने की, लोगों का विश्वास जीतने की, और उस एम्बिशन की जो कहती थी अगर सपना बड़ा है तो रास्ता भी बड़ा बनाना पड़ेगा। रिलायंस की अपनी आधिकारिक हिस्ट्री के अनुसार 1957 में भारत लौटने के बाद धीरू भाई अंबानी मुंबई में यार्न ट्रेडिंग बिजनेस शुरू किया, और उनका सपना भारत की सबसे बड़ी कंपनी बनाने का था। 2 दशक बाद 1977 में रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का IPO भारतीय कैपिटल मार्केट के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ बना। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले उन्हें बहुत दूर जाना था। चुड़वाड़ से शुरुआत करते हैं। धीरू भाई का जन्म एक शिक्षक के परिवार में हुआ। यह कोई ऐसा परिवार नहीं था जिसके पास पहले से कोई विशाल व्यापारिक साम्राज्य हो। उनके पास विरासत में करोड़ों रुपए का बिजनेस नहीं था। उनके पास था एक सामान्य परिवार, सीमित साधन और एक असाधारण एम्बिशन। बचपन में ही उन्हें यह समझ आने लगी थी कि जीवन हमेशा आसान नहीं होने वाला, और शायद यही शुरुआती अनुभव उनके अंदर एक ऐसी सोच पैदा करते गए कि परिस्थितियाँ आपके हाथ में नहीं होती, लेकिन परिस्थितियों के साथ क्या करना है यह आपके हाथ में हो सकता है। धीरू भाई की कहानी को अक्सर मोटिवेशनल स्टोरीज में बहुत सरल बना दिया जाता है। गरीब लड़का था, बड़ा सपना देखा और अरबपति बन गया। लेकिन असली कहानी इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि धीरू भाई की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ मेहनत नहीं थी, वह था अपॉर्चुनिटी को पहचानने का तरीका। जहां कोई व्यक्ति नौकरी देखता था, वहां धीरू भाई बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश करते थे। जहां कोई बाजार देखता था, वहां वह सप्लाई और डिमांड देखते थे, और जहां कोई लिमिटेशन देखता था, वहां वह रास्ता खोजने की कोशिश करते थे। यही माइंडसेट आगे चलकर रिलायंस की पहचान बनने वाला था। यमन पहला बड़ा मोड़। यमन जो था पहला बड़ा मोड़ था साल 1949 का। साल था 1949। किशोर उम्र में धीरू भाई अडेन चले गए।
जो उस समय व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। वहाँ उन्होंने ए बेसिस एंड सीओ में काम किया। यह दौर उनके जीवन का बेहद महत्वपूर्ण अध्याय था, क्योंकि पहली बार उन्हें इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट को करीब से देखने का मौका मिला। वह सिर्फ नौकरी नहीं कर रहे थे, वह सीख रहे थे लोग कैसे व्यापार करते हैं, माल कहाँ से आता है, किस कीमत पर खरीदा जाता है, किस कीमत पर बेचा जाता है और बाजार कैसे चलता है। और सबसे महत्वपूर्ण, पैसा सिर्फ कमाया नहीं जाता, उसे सर्कुलेट कैसे किया जाता है। यमन में उनका एक्सपोजर आगे चलकर उनके बिजनेस थिंकिंग का हिस्सा बना। रिलायंस से जुड़े अधिकारियों विवरणों के अनुसार अदन में उन्होंने व्यापारिक अनुभव हासिल किया और बाद में भारत लौटकर अपना पहला वेंचर शुरू किया। लेकिन ध्यान दीजिए, उनके पास उस समय कोई मैसिव कैपिटल नहीं था, न कोई बड़ा ऑफिस, न कोई कॉरपोरेट टीम, न कोई एस्टैब्लिश्ड ब्रांड, बस एक्सपीरियंस था और एक विश्वास कि वह अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। मुंबई में उनका वापसी। 1950 शताब्दी का मुंबई एक ऐसा शहर जहां देश के अलग अलग हिस्सों से लोग अपने सपने लेकर आते थे और इसी शहर में धीरूभाई वापस आए। 1957 में उन्होंने मुंबई में यार्न ट्रेडिंग का बिजनेस शुरू किया। रिलायंस की ऑफिशियल हिस्ट्री भी इसी वर्ष को उनके भारत लौटने और यार्न ट्रेडिंग शुरू करने से जोड़ती है। शुरुआत छोटी थी, लेकिन सोच छोटी नहीं थी। यही एक महत्वपूर्ण लेसन दिखाई देता था। बड़ा बिजनेस हमेशा बड़े ऑफिस से शुरू नहीं होता। कई बार वह शुरू होता है एक छोटे कमरे से, एक टेलीफोन से, कुछ कॉन्टैक्ट से और एक ऐसे व्यक्ति से जो लगातार मार्केट को पढ़ रहा हो। धीरूभाई धीरे धीरे टेक्सटाइल और यार्न बिजनेस को समझने लगे। उन्हें पता था कि भारत में कपड़े की मांग बहुत बड़ी है, लेकिन केवल व्यापार करना पर्याप्त नहीं था। अगर सच में बड़ा बनना है तो सप्लाई चेन पर कंट्रोल चाहिए। यहीं से उनकी सोच बदलने लगी, ट्रेडर से मैन्युफैक्चरर बनने की तरफ। रिलायंस का जन्म और टेक्सटाइल का दांव। अब कहानी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर शुरू होता है। धीरूभाई सिर्फ माल खरीदकर बेचने तक सीमित नहीं रहना चाहते थे, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की तरफ कदम बढ़ाया। 1916 में रिलायंस टेक्सटाइल बिजनेस की ओर तेज़ी से बढ़ी। 1966 में नरोडा गुजरात में टेक्सटाइल मिल की स्थापना की गई। यह रिलायंस की ग्रोथ स्टोरी में एक बड़ा कदम था। और फिर आया विमल, एक ब्रांड। लेकिन धीरूभाई के लिए ब्रांड सिर्फ कपड़ा बेचने का नाम नहीं था, यह कंज्यूमर तक सीधे पहुंचने का माध्यम था। उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग को बहुत महत्व दिया। उनकी सोच यह थी कि अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो उसे सिर्फ फैक्ट्री से निकालना काफ़ी नहीं, उसे मार्केट तक पहुंचाना भी उतना ही ज़रूरी है। और यही बात रिलायंस को धीरे धीरे बाकी कंपनियों से अलग करने लगी। धीरूभाई समझ चुके थे बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट का खेल नहीं है, यह डिस्ट्रीब्यूशन का खेल है, यह फाइनेंसिंग का खेल है, यह रिलेशनशिप्स का खेल है और सबसे बढ़कर यह स्केल का खेल है। सबसे बड़ा दांव, स्टॉक मार्केट। अब कहानी का शायद सबसे रोमांचक हिस्सा आता है। 1970 रिलायंस बढ़ रही थी, लेकिन एक्सपेंशन के लिए कैपिटल चाहिए था और यही धीरूभाई ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने भारतीय कैपिटल मार्केट्स में उनकी पहचान बदल दी। 1977 में रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पब्लिक हुई। रिलायंस की ऑफिशियल हिस्ट्री के अनुसार आईपीओ 7 गुना ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ और इसे भारत में इक्वलिटी इन्वेस्टिंग के विस्तार के महत्वपूर्ण क्षणों में गिना जाता है। सोचिए, आज आईपीओ एक सामान्य शब्द है, लेकिन उस समय ऑर्डिनरी मिडिल क्लास इंडियंस के लिए स्टॉक मार्केट में निवेश करना इतना सामान्य नहीं था। धीरूभाई ने इसी ऑडियंस को टारगेट किया। उन्होंने सिर्फ बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पर निर्भर रहने के बजाय
आम इन्वेस्टर्स के साथ रिलेशनशिप्स बनाने पर जोर दिया। यहीं उनकी एक बड़ी बिजनेस फिलॉसफी सामने आती है। अगर लोगों को ग्रोथ स्टोरी पर विश्वास हो जाए तो वे सिर्फ कस्टमर नहीं रहते, वे स्टेक होल्डर बन जाते हैं। और रिलायंस के शेयर होल्डर्स की संख्या बढ़ती गई। यह सिर्फ कंपनी के लिए कैपिटल नहीं था, यह पब्लिक और कंपनी के बीच एक नया रिलेशनशिप था। रिलायंस ग्रुप की ऑफिशियल बायोग्राफी भी 1977 के आईपीओ को इंडियन कैपिटल मार्केट्स के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में प्रस्तुत करती है और बताती है कि बड़ी संख्या में रिटेल इन्वेस्टर्स रिलायंस से जुड़े। ट्रेडर से इंडस्ट्रियलिस्ट। अब धीरू भाई के सामने अगला सवाल था, अगर डिमांड बढ़ रही है तो रॉ मटेरियल के लिए दूसरों पर निर्भर क्यों रहे। यहीं से आया बैकवर्ड इंटीग्रेशन, मतलब बिजनेस चैन में पीछे की तरफ भी जाना। सिर्फ टेक्सटाइल नहीं, यार्न, पॉलिएस्टर, पेट्रोकेमिकल्स और फिर एनर्जी। रिलायंस ने 1980 शताब्दी में पटल गंगा में पॉलिएस्टर और पेट्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में बड़ा कदम उठाया। बाद में हजीरा ने इस इंटीग्रेशन को और आगे बढ़ाया। यह स्ट्रेटजी बेहद महत्वपूर्ण थी क्योंकि धीरू भाई सिर्फ एक टेक्सटाइल कंपनी नहीं बनाना चाहते थे, वह एक ऐसी इंटीग्रेशन कंपनी बनाना चाहते थे जिसमें एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सपोर्ट करे। यही सोच आगे चलकर रिलायंस के मैसिव इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन की नींव बनी। लेकिन हर बड़ा सपना रिस्क लेकर आता है और रिलायंस ने भी रिस्क लिए, बहुत बड़े रिस्क। विवाद और आलोचना। अब डॉक्यूमेंट्री का वह हिस्सा जिसे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी भी बड़े बिजनेसमैन की कहानी सिर्फ प्रशंसा से पूरी नहीं होती। धीरू भाई के बिजनेस मेथड्स को लेकर उनके जीवन काल में भी विवाद और आलोचनाएं हुई। उन पर मार्केट प्रैक्टिसेस, पॉलिटिकल कनेक्शंस और रेगुलेटरी इन्फ्लुएंस से जुड़े आरोप लगाए गए। इनमें से कई आरोपों को लेकर अलग अलग समय पर अलग अलग दावे और विवाद सामने आए। इसलिए धीरू भाई की कहानी को सिर्फ एक महान बिजनेसमैन जिसने सब कुछ सही किया के रूप में दिखाना इतिहास को ओवर सिंप्लीफाई करना होगा। दूसरी तरफ उनके समर्थक उन्हें ऐसे एंटरप्रेन्योर के रूप में देखते थे जिसने भारत के पुराने बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट को चुनौती दी, और यही कॉन्ट्राडिक्शन उनकी कहानी को इंटरेस्टिंग बनाता है। एक तरफ विजनरी, दूसरी तरफ कंट्रोवर्शियल, एक तरफ ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स को वेल्थ क्रिएशन से जोड़ने वाला बिजनेसमैन, दूसरी तरफ उनकी एग्रेसिव बिजनेस स्टाइल पर सवाल। यही कारण है कि धीरू भाई की लीगेसी को समझने के लिए दोनों साइड्स देखना जरूरी है। सबसे बड़ा सपना जामनगर। उनका सबसे बड़ा सपना था जामनगर, और अब एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसने रिलायंस को इंडस्ट्रियल जिएंट बनाने की दिशा में निर्णायक भूमिका निभाई। जामनगर एक विशाल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स, इतना बड़ा प्रोजेक्ट कि उसे बनाना अपने आप में एक इनॉर्मस चैलेंज था। रिलायंस के हिस्ट्री के अनुसार जामनगर रिफाइनरी प्रोजेक्ट 1999 में कमीशन हुआ और उस समय इसे दुनिया का सबसे बड़ा ग्रास रूट्स रिफाइनरी प्रोजेक्ट बताया गया। यह सिर्फ एक रिफाइनरी नहीं थी, यह धीरू भाई की सोच का फिजिकल रिप्रेजेंटेशन थी। एक ऐसी कंपनी जो रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स तक पूरी चैन को अपने कंट्रोल में रख सके। यह वही माइंडसेट था जो दशकों पहले एक छोटे ट्रेंडिंग बिजनेस से शुरू हुआ। अब स्केल बदल चुका था, लेकिन मूल सोच वही थी। अगर दुनिया में बड़ा खेल खेलना है तो सिर्फ एक हिस्सा मत बनो, पूरी वैल्यू चैन को समझो। आखिरी दौर। लेकिन इंसान कितना भी बड़ा एम्पायर बना ले, समय किसी के लिए नहीं रुकता। धीरू भाई को स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा और 6 जुलाई 2002 को 90 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।
लेकिन उनकी कहानी वहीं ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने सिर्फ कंपनी नहीं बनाई थी, उन्होंने एक सिस्टम बनाया था, एक कल्चर बनाया था, एक एम्बिशन छोड़ी थी और सबसे महत्वपूर्ण एक ऐसा बिजनेस प्लेटफॉर्म छोड़ा जिससे अगली जनरेशन आगे ले जाने वाली थी। उनके बेटे मुकेश और अनिल अंबानी आगे चलकर रिलायंस के अलग अलग हिस्सों का नेतृत्व करने लगे, लेकिन धीरू भाई की ओरिजिनल जर्नी का सबसे बड़ा हिस्सा उनके जीवन काल में ही लिखा जा चुका था। लिगेसी, आखिरी संदेश। अब सवाल यह नहीं है कि धीरू भाई अंबानी कितने बड़े बिजनेसमैन थे, सवाल यह है उन्होंने ऐसा क्या देखा जो बाकी लोग नहीं देख पाए। शायद जवाब है उन्होंने लिमिटेशंस के बजाय पॉसिबिलिटीज़ देखी। जब दूसरे लोग ट्रेंडिंग कर रहे थे उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग देखी, जब दूसरे लोग मैन्युफैक्चरिंग देख रहे थे उन्होंने इंटीग्रेशन देखा, जब स्टॉक मार्केट कुछ लोगों तक सीमित था उन्होंने ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा, और जब भारत अभी इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन के रास्ते पर था उन्होंने एक ऐसे कॉरपोरेट एम्पायर की कल्पना की जो आने वाले दशकों में बहुत बड़ा हो सके। रिलायंस के ऑफिशियल बायोग्राफी उनकी फिलॉसफी को थिंक बिग, थिंक डिफरेंटली, थिंक फास्ट, थिंक अहेड के रूप में प्रस्तुत करती है। लेकिन शायद धीरू भाई की कहानी का सबसे बड़ा लेसन इन 4 लाइन से भी आगे है, क्योंकि बड़ा सपना देखना आसान है, मुश्किल है जब आपके पास रिसोर्सेज कम हो तो भी सपना छोड़ना नहीं मुश्किल है। जब लोग आपको अंडर एस्टिमेट करें तो भी आगे बढ़ना मुश्किल है। जब पहला रास्ता बंद हो तो दूसरा रास्ता बनाना और सबसे मुश्किल है। जब सफलता मिल जाए तो अगली मंजिल के बारे में सोचना। धीरू भाई अंबानी की कहानी हमें यह नहीं बताती कि हर व्यक्ति अगला रिलायंस बना सकता है, लेकिन यह ज़रूर बताती है कि आपकी शुरुआत आपके अंतिम मंजिल तय नहीं करती। एक छोटे गांव से शुरुआत हो सकती है, एक छोटी नौकरी से शुरुआत हो सकती है, एक छोटे व्यापार से शुरुआत हो सकती है, लेकिन अगर विजन बड़ा है तो छोटी शुरुआत हमेशा छोटी कहानी नहीं बनती। 28 दिसंबर 1932 को चुड़वार में जन्मा एक लड़का 1950 शताब्दी में नौकरी और व्यापार की दुनिया देखता है। 1957 में मुंबई लौटकर यार्न ट्रेडिंग शुरू करता है। 1960 में टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में जाता है। 1977 में पब्लिक इन्वेस्टर्स के सामने अपनी कंपनी लेकर आता है। 1980 में और 1990 में पेट्रोकेमिकल्स और बैकवर्ड इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाता है और अंततः एक ऐसा इंडस्ट्रियल एम्पायर छोड़ जाता है जिसने भारतीय कॉरपोरेट लैंडस्केप पर गहरी छाप छोड़ी। 6 जुलाई 2002 को धीरू भाई अंबानी दुनिया से चले गए, लेकिन उनके द्वारा बनाई गई कहानी वही ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ पैसा नहीं बनाते, कुछ लोग एक ऐसी सोच छोड़ जाते हैं जो उनके बाद भी चलती रहती है। और शायद यही धीरू भाई अंबानी की कहानी का सबसे बड़ा अध्याय है। एक छोटे व्यापारी से इंडस्ट्रियल विजनरी बनने की कहानी, एक कंपनी बनाने की कहानी, और उससे भी बढ़कर बड़ा सोचने की कहानी। कहानी ख़त्म हुई लेकिन सपना नहीं। अगर ये हमारी मोटिवेशनल कहानी आप लोग को पसंद आ रही हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।